गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 17 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने है माया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में। तो आपको बता दूं कि हाल फिलहाल के वर्षों में साइबर अटैक के बढ़ते मामलों और डेटा लीक के खतरों को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी कंप्यूटरों में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस को इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये माया ओएस जो हमारे स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इन कंप्यूटर्स में पहले से इस्तेमाल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का स्थान लेंगे। क्लियर है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस है, इसको किस प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया गया है। तो इसको उबंटू प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उबंटू क्या है? ये एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताता हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आधार बना के या जिन पर हम कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको किस पे डेवलप किया गया? माया ओएस को उबंटू पे। और उबंटू जो है ये बहुत ही सिक्योर सॉफ्टवेयर है और फ्रीली हम सबके लिए एक्सेसिबल है, ये अवेलेबल है। क्लियर है। इसको किसने डेवलप किया है माया ओएस को? तो ये भी ध्यान रखिएगा, DRDO, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको मिलकर के तैयार किया गया है। ठीक है। और ये जो माया ओएस हमारा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक स्पेशल फीचर चक्रव्यूह से लैस है। ठीक है। और ये जो चक्रव्यूह है वो एंटी मालवेयर एंटीवायरस की तरह कार्य करेगा और कंप्यूटर को इनबिल्ट मालवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जिक्र हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे शब्द आया है। तो आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊं तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। हम लोग अपना मोबाइल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। या फिर हम लोग जब अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें भी जनरली हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक सेतु का काम करता है। ठीक है। जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चला पाते हैं। यानी यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हम लोग कंप्यूटर को चला ही नहीं पाएंगे, कंप्यूटर आपका खुलेगा ही नहीं। ठीक है ना। कंप्यूटर आपका चलेगा ही नहीं। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ अपलोड होती है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसी की मदद से हम लोग कंप्यूटर से कोई भी काम ले पाते हैं। क्लियर है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि भी हाल ही में इसके पहले इस माया ओएस को डेवलप करने से पहले भी हमारी भारतीय एजेंसियों ने एक और सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है बॉस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अभी कुछ ही महीनों पहले हमारे IIT मद्रास के छात्रों ने भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। इसका क्या नाम था? भार, BHAR OS। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ से यदि कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली आपके सामने खबर है कमल की एक उन्नत किस्म है नमो 108, जिसको कि लॉन्च की गई है किसके द्वारा? CSIR की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा, अर्थात नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा कमल की एक अनूठी उन्नत किस्म नमो 108 लॉन्च की गई है। कब इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको 14 अगस्त से NBRI का एक साप्ताहिक प्रोग्राम शुरू हुआ है, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। तो उसमें CSIR के महानिदेशक N कलैसेल्वी ने 14 अगस्त को अर्थात हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इस फूल को नमो 108 कमल के इस किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है। तो इसकी खासियत हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहली चीज़ कि इसमें 108 इस कमल की 108 पंखुड़ियों को संदर्भित करता है। इसमें कुल 108 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है ना। और ये किसी भी मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मार्च से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक मौसम में फूल देने में सक्षम है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये कमल की पहली ऐसी किस्म है जिसका कि जीनोम पूरी तरीके से अनुक्रमित कर लिया गया है, अर्थात जिसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया गया है। ठीक है। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी भी जीव के DNA का पूरा एक सेट होता है, आप जानते हैं। ठीक है ना। और जब भी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग सभी जीवों का
अर्थात उन जीवों में पौधे भी आ सकते हैं, सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं, स्तनधारी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका एक यूनिक आनुवांशिक कोड या फिर जीनोम होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बेस से बना होता है, ठीक है ना। और जब भी जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी जीव के डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के हम क्रम का पता लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग डीएनए में मौजूद जो चारों क्षार तत्व हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन सब के क्रम का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो ये कमल की पहली ऐसी किस्म है जिसका कि कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, जिसके कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रजाति भविष्य में विलुप्त कभी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। और आपको बता दूं, ये जिस कमल से इस कमल को डेवलप किया गया है, जिस कमल की किस्म से इसको डेवलप किया गया है, वो कमल यहाँ के शोधकर्ता कहाँ से लेकर के आए थे, तो वो मणिपुर से वो कमल लेके आए थे, और मणिपुर के उस कमल से ये 108 पंखुड़ियों वाला नमो 108 कमल आपका विकसित किया गया है। क्लियर है। और चूंकि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है, ठीक है, कि कमल को किस दिन राष्ट्रीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 के दिन ही कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, निलंबो नुसिफेरा। एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, निलंबो नुसिफेरा, ठीक है ना, NELUMBO नुसिफेरा, NUCIFERA। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, निलंबो नुसिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। 26 जनवरी 1950 को कमल को हमारा राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया था। क्लियर है। और इसी अवसर पे आपको बता दूं, एक कमल के पौधों से विकसित एक इत्र भी जारी की गई है जिसका कि क्या नाम है, फ्रोटस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फ्रोटस क्या है, तो कमल के पौधों से विकसित इत्र की एक नई किस्म है, ठीक है। और साथ ही इसी अवसर पर बाराबंकी के बुनकरों द्वारा कमल के तने से निकले फाइबर का उपयोग करके एक कपड़ा भी बनाया गया था। ये देखिए, यही है वो कपड़ा, मणिपुरी शैली का बना एक कोट है, इसको भी इस अवसर पर लॉन्च किया गया है। क्लियर है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं, इस अवसर पर एलोवेरा की एक नई किस्म भी लॉन्च की गई है जिसका कि क्या नाम है, निहार, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि हाल ही में विकसित निहार किस फसल की या किस पौधे की एक नई किस्म है, तो ये एलोवेरा की एक नई किस्म है, ठीक है। बता दूं इसमें कि इस निहार में सामान्य एलोवेरा के मुकाबले 2.5 गुना अधिक जेल होगा, ठीक है, और ये बैक्टीरिया और फंगल रोगों से कम प्रभावित होगी। क्लियर है। और आप और हम सब जानते हैं कि एलोवेरा एक औषधीय पादप है जो कि हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है। और एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि एलोवेरा किस प्रकार का पादप है, तो ये एक आवृत्त बीजी पादप है, ठीक है ना, अर्थात ये एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म जो आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं वो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग होते हैं, और ये वो पादप होते हैं, इस समूह में वे पौधे होते हैं जिनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। तो ये देखिए, ये है आपका एलोवेरा का फल, और ये इसमें जो आपको दिख रहे हैं लाल लाल, ठीक है ना, और इसी के अंदर ये एक एक बीज है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं, इसी अवसर पर 2 हर्बल प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए हैं NBRI के द्वारा, अर्थात नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। कौन कौन से, एक है आपका हर्बल कोल्ड ड्रॉप्स हैं खांसी के लिए, ठीक है, और दूसरा आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ठीक है ना, इसको भी लॉन्च किया गया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर निकली थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये संस्थान ही आपसे पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में स्थित है। और इसने भी हाल ही में जिन जिन किस्मों की कमल की नमो 108, एलोवेरा की निहार किस्म और फ्रूटस नाम के कमल के पौधे से बनी इत्र को जारी किया है, तो ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप गलत एग्जाम में ना करिएगा यदि पूछा जाए तो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने है, सी कैट समुद्री सैन्य अभ्यास के बारे में। फुल फॉर्म है इसका साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हमको ये नहीं होना है, ठीक है ना, कि साउथ ईस्ट एशिया में केवल साउथ ईस्ट एशिया के ही देश नहीं है। बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जानिए, ठीक है ना, कि भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट की है। सिंगापुर में ये आपका नौसैन्य अभ्यास हुआ है अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में, ठीक है, जिसमें कि भारत से किस जहाज ने हिस्सा लिया, तो इसमें INS कुलिस ने हिस्सा लिया है, ठीक है। और इसमें कुल कितने देश इसमें शामिल थे, इसमें कुल 21 देश शामिल थे। और भारत, ये जो अभ्यास है ये वर्ष 2002 से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन भारत पहली बार
इस अभ्यास में शामिल हुआ है, इसलिए भी आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वर्ष इस अभ्यास का उद्देश्य क्या रहा, तो साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। ठीक है, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में, तो इसका उद्देश्य था आतंकवाद के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया में सहयोग स्थापित करना। क्लियर है। और आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके नाम से कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है ना, इसमें केवल दक्षिण पूर्व एशिया के नहीं, बल्कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के भी कई देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि इसमें बांग्लादेश शामिल है। ठीक है, श्रीलंका ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, न्यूजीलैंड ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जापान ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ठीक है, कि इसमें यूरोप के भी 3 देशों ने इस समुद्री सैन्य अभ्यास में भाग लिया। कौन कौन से, वो आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस। क्लियर है। तो इसमें कुल 21 देशों ने भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण आपका यही था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, एग्जाम में यदि इससे प्रश्न भी बनता है देशों से, तो आपको 21 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि इसमें केवल स्टेटमेंट में दे करके कि इसमें केवल दक्षिण पूर्व एशिया के ही देश इस नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुए, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में शायद हम सब जानते होंगे, बिंदेश्वर पाठक, इनका हाल ही में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, और भारत में जो हम लोग जगह जगह पे सुलभ शौचालय देखते हैं, ये इन्हीं की देन है। इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, और इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो भारत में शौचालय क्रांति का जनक भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने ही सार्वजनिक सुलभ शौचालयों को देश भर में पहुंचाया। ठीक है, तो इनका हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इनसे संबंधित आपसे प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है इनके बैकग्राउंड से निकाल करके। ठीक है, जैसे कि इनको आपको याद होगा कि जब लता मंगेशकर जी मरी थी, तो उस समय कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया गया था कि उनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है, इनको पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है, तो इनको किस वर्ष इनको दिया गया था, सॉरी पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण। तो इनको ध्यान रखिएगा, 1991 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की अपनी संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले थे, और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी 1970 में, जिसका कि उद्देश्य क्या था, शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देना। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको इनके बारे में बता दूं, 3 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, और इन्हीं की पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन किसने लिखी है, तो ध्यान रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक ने लिखी है। रोड टू फ्रीडम किसने लिखी है, तो इसको बिंदेश्वर पाठक जी ने ही लिखी है। और हाल फिलहाल में इनकी एक पुस्तक आई थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, तो ये भी किसकी पुस्तक है, ये आपकी बिंदेश्वर पाठक जी की ही पुस्तक है। तो यहाँ से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। और अंतिम खबर आपके सामने है, बता दूं आपको कि अभी कुछ दिनों से अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप। इस पे अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, अमेरिका के टेरिटरी में आता है। यहाँ पे अभी यहाँ के माउई के जंगलों में भयानक आग लग गई। ठीक है, और वो आग लगी कैसे, तो वो आग, यहाँ पे बहुत ही गर्म हवाएं बह रही थी, उन गर्म हवाओं के कारण यहाँ की माउई के जंगलों में आग लग गई। ठीक है, और जिस दिन वहाँ पे आग लगी, उसी के अगले दिन यहाँ पे एक डोरा नामक तूफान आ गया। ठीक है, और उस तूफान ने आग की रफ्तार और तेज कर दी, जिससे कि यहाँ ये देखिए, ये है आपका माउई। यहाँ पे माउई में जंगल में आग लगी, और यहाँ से आपकी ये आग, यहाँ का एक ऐतिहासिक शहर है, ये है आपका लाहाइना। ये देखिए, ये है आपका लाहाइना। ये पूरा शहर ये देखिए जल करके किस तरीके से खाक हो गया। इस ऐतिहासिक शहर को यहाँ पे एक्चुअल में, ये जो हवाई द्वीप है, इसको प्रशांत महासागर का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से, ये देखिए यहाँ का ये शहर बर्बाद हो चुका है। ये द्वीप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वैसे कई द्वीपों का एक समूह है, लेकिन यहाँ का हवाई द्वीप का ये जो आपका इलाका है, ठीक है ना, ये जो आपका शहर है, ये पूरी तरीके से खाक हो गया जल करके। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न
पूछा जा सकता है यहाँ से संदर्भित, ठीक है ना, कि कोई भी प्रश्न यहाँ से निकाल के पूछा जा सकता है कि लाहाइना शहर हाल ही में चर्चा में रहा वो किस द्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना, या फिर हवाई द्वीप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न आता है तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।